स्वागत है हमारे इस चैनल टारगेट विद आवर के साथ, जिसपे आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चैनल है, इसमें हम आपके लिए रोज नए नए टॉपिक्स और नए नए वीडियोस लाते रहते हैं, जिसपे हर एक टॉपिक पर हमेशा एक नया वीडियो रहेगा, जिसपे आप जुड़ करके और नए नए ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी आज शुरू होने वाली है, जिसमें अभी ये करीब 30 से 40 दिन क्लास चलेगी, जिसमें हम जियोग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक नोट्स। ठीक है, तो इस जियोग्राफी को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाए कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम समंदर लेकर आना, मैं चराग रख दूंगा। तुम समंदर लेकर आना, मैं चराग रख दूंगा। मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जियोग्राफी का टॉपिक। तो ये है जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफी। ठीक है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन करना यानी स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। जियोग्राफी और जियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ये है पृथ्वी। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसकी बाहरी संरचना, इसके मतलब कि आउटर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, सब के बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है भारत के बारे में या भारत का परिचय। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं। चलिए करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का परिचय। आइए देखते हैं भारत का परिचय। ठीक, भारत के परिचय में सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। थोड़ा जान लेते हैं कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। 7। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। महाद्वीप है। महाद्वीप, अब ये महाद्वीप किसे कहा जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, मालदीव इसे पढ़ेंगे, हम उसे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अच्छा, ठीक है, दक्षिण में स्थित है, तो ये दक्षिण में स्थित है तो कैसे स्थित है, ये किस आधार पे स्थित है, आइए इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। ये है पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या? विषुवत रेखा। इसी रेखा को इक्वेटर भी कहा जाता है। इसी रेखा को अक्षांश भी कहते हैं। अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है,
हाँ, यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और इसका निचला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक, इसका ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध और इसका निचली भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हमारा भारत देश यहाँ स्थित है ऐसे, मतलब कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है हमारा भारत। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, और यहीं से एक रेखा और जाती है। ठीक, कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। एक रेखा जाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर। एक रेखा जाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को GMT भी कहा जाता है। GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीन विच मेन टाइम। ये लंदन का टाइम बताता है। ठीक, ये बाद में पता करेंगे हम। ठीक है, इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। यह अभी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक भाग क्या कहलाता है? पूर्वी भाग। ठीक, और दूसरा भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी भाग। ठीक, जिसका एक भाग पूर्वी भाग, दूसरा भाग पश्चिमी भाग कहलाता है। तो देशांतर रेखा के आधार पर देशांतर रेखा के आधार पर भारत देशांतर रेखा के आधार पर भारत पूर्व में स्थित है। ठीक, कहां पर स्थित है? पूर्व में स्थित है। और अगर पूछ रह जाए कि देशांतर और विषुवत रेखा दोनों के आधार पर भारत कहाँ स्थित है, तो कहां पर स्थित है? पूर्वोत्तर में स्थित है। कहां पर? पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है, पूर्वोत्तर में स्थित है। अगर पूछा जाए कि अब इसका जो है अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आइए थोड़ा समझते हैं। एक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, जो 8 डिग्री 4 मिनट से आती है, वो ठीक भारत के एकदम नीचे जाती है कन्याकुमारी से होकर। और एक जाती है भारत के एकदम उत्तरी बिंदु से। क्या कहते हैं इसे? जिसे लद्दाख कहा जाता है। लद्दाख से ऊपर जाती है। ठीक है, ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जाती है। अब कह रहे हैं दोनों उत्तरी क्यों है? क्योंकि भैया जी हम यहां से देख रहे हैं, इस रेखा से, मतलब भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जितना भाग हो सब उत्तरी कहलाएगा, इसलिए उत्तरी अक्षांश। आइए, हमने तो अक्षांश के हिसाब देख लिया। अब देशांतर के हिसाब से कहाँ स्थित है? देशांतर के हिसाब से हमारा भारत देशांतर के आधार पर हमारा भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। मतलब कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देशांतर पर स्थित है। ठीक है, आइए देशांतर समझ लेते हैं। एक रेखा जाती है बिल्कुल गुजरात से होकर और एक रेखा जाती है बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश से होकर। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए, तो भारत का क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि हमारे भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसी को पूछ लिया जाए कि मिलियन में कितना है, तो मिलियन में 3.2 मिलियन है। ये कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अगर फिर पूछ ले कि लाख में कितना है, तो लाख में कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, और एक चीज, हमारा भारत विश्व का कितना परसेंट है? अगर विश्व की बात करें तो हमारे भारत विश्व के एरिया का 2.4% है। भारत विश्व का एरिया में 2.4% है। हमारा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बड़ा देश है। तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन आता है? जैसे एक ट्रिक है क्या कि रुक, चीन, अब आया भारत। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे? तो रूस से हो गया रसिया या रूस। ठीक, कहाँ से कनाडा हो गया, दूसरे नंबर पे कनाडा हो गया, तीसरे नंबर पे चीन है ही है। ठीक, उसके बाद ये अमेरिका, और चौथे नंबर पे ये बासे ब्राजील, पांचवें नंबर पे, छठवें नंबर पे ये है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे हमारा भारत तो है ही है। ठीक, और पूछ लिया कि आठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? आठवां सबसे बड़ा देश है, आठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, आइए भारत की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। भारत की जनसंख्या, ठीक है, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है? अगर क्या कहते हैं, हम विश्व की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पहले स्थान पर कौन आ जाता है?
पहले स्थान पे आता है चीन, ठीक। दूसरे स्थान पे आता है कौन? भारत। तीसरे स्थान पे आता है हमारा कौन सा? अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है हमारा कौन सा? इंडोनेशिया। और पांचवा तो पाकिस्तान है ये, ठीक। पांचवा पाकिस्तान। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, अब भारत हमारा जो है क्या कहते हैं पहले नंबर पे आने लगा है, तो वो भी हम बता रहे हैं आपको कि ये जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, ठीक है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई यूएन, क्या? यूएन, यूएन रिपोर्ट आई, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस बोर्ड, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या कहते हैं डैशबोर्ड। तो क्या है ये? यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड POPULATI पॉपुलेशन डैशबोर्ड। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारा भारत पहले स्थान पे आ जाता है जनसंख्या के आधार पे। किस पे? जनसंख्या के आधार। और दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है? चीन, ठीक। और अगर पूछे कि भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5% है। विश्व की 17.5% है। भारत के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश को हम यूटी भी कह सकते हैं, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, ठीक है। लेकिन पहले हमारे भारत देश में क्या होता था कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, ठीक है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन एक परिवर्तन किया गया, कब? 31 अक्टूबर 2019 को। कहाँ परिवर्तन किया गया? यहाँ पर। ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था, ये पहले पूरा एक हुआ करता था। क्या? जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये एक राज्य था। क्या था? राज्य। जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, इसको जो है 2 यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया, ठीक है। पहला बना कौन सा? एक लद्दाख। ये लद्दाख जो है, लद्दाख एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। पहले से बाद में समझेंगे। इसे जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। कब तोड़ा गया? 31 अक्टूबर 2019 को। इसको जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, ठीक है। पहला कौन सा? लद्दाख, और दूसरा जम्मू कश्मीर, ठीक। यह एरिया में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर विधानसभा नहीं है, इसके पास विधान
सभा नहीं है, सभा नहीं है, ठीक। लेकिन जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा दी गई, यहाँ पर विधानसभा है, ठीक। ये तो हुआ। जब ये बदलाव किया गया, जब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, तो 29 राज्य जो थे उसमें से 29 राज्य जो थे उसमें से एक राज्य कम हो गया, तो हो गया 28 राज्य। अब 2 केंद्र शासित बढ़ गए, तो कितने हो गए? 29 केंद्र शासित प्रदेश। 9 यूटी हो गए, क्या? 9 यूटी और 28 केंद्र शासित, 28 राज्य हो गए और 9 यूटी हो गए, ठीक है। लेकिन फिर एक परिवर्तन किया गया, कब? 26 जनवरी 2020 में। 26 जनवरी 2020 में एक परिवर्तन फिर किया गया। कहां पर? यहाँ पर है दादरा नगर हवेली और यहाँ पर दमन दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को दोनों को मिलाकर मर्ज कर दिया गया। ये दोनों क्या थे? यूटी थे, यूनियन टेरिटरी। इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। तो अब भारत के पास कितने राज्य हैं, कितने और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं खाड़ी की पहले, ठीक है। खाड़ी किसे कहते हैं? यहाँ पे देखते हैं हम, क्या है? कच्छ की खाड़ी। क्या है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी यहीं पर है। खंबात की खाड़ी यहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, खंबात की खाड़ी, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। खाड़ी कहते किसे हैं, ठीक है? खाड़ी कहते किसे हैं? तो खाड़ी पानी का वह क्षेत्र जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो, खाड़ी कहलाता है। पानी या जल, ठीक, का वह क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हो खाड़ी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम गुजरात की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ये गुजरात है, ठीक। ये जो हिस्सा है, ये जो पतली सी सरगरी जगह है, ठीक है, यही कच्छ की खाड़ी है। देखिए यहाँ पर भी पानी भरा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी जमीन है, यहाँ पर भी जमीन है और इधर भी जमीन है। तो 1 2 3 तरफ जमीन हो गई। पतली जो रास्ता चली गई है, इधर कितना है? क्या है? पानी भरा हुआ है। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर देखिए ऐसे, ये तो ये वाला जो हिस्सा है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, ऊपर भी जमीन है। बस बीच में क्या है? थोड़ा सा रास्ता चला गया, यहाँ पर क्या है? पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं, इधर जमीन है, इधर जमीन है, ऊपर भी जमीन है, लेकिन जो इतना स्थान भरा हुआ है, ये क्या है? खाड़ी, पानी भरा है। ये क्या कहलाएगा? बंगाल की खाड़ी। और यहीं पर मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है, ठीक है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा कि भारत के उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, इसके बारे में। तो ये है भारत का, ये है उत्तरी हिस्सा, ठीक है, और ये है दक्षिणी हिस्सा। ये है पूर्वी हिस्सा, क्या? पूर्वी। और ये है पश्चिमी हिस्सा, ये है पश्चिमी हिस्सा। भारत का सबसे अगर उत्तरी राज्य पूछा जाए तो क्या है? हिमाचल प्रदेश यहाँ पर ऐसे स्थित है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश। और भारत का सबसे उत्तरी यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो क्या है? लद्दाख। और अगर बात किया जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल, जो कहां पर स्थित है? लद्दाख में है। चलिए ठीक है। अब दक्षिणी बिंदु की बात कर लें तो दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी, ठीक है, जो कि कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक।
और यहीं पर कन्याकुमारी का ही पुराना नाम केप कुमेरिन भी है, केप कुमेरिन। ठीक, कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कुमेरिन है। ठीक है, और ये जो है स्थल का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, और यहीं पर अगर बात कर लीजिए पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो क्या है? किबिथु। क्या? किबिथु। इसे वालांगो किबिथु भी कहा जाता है कई बार। ठीक है, और एक चीज, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए, पश्चिमी राज्य तो क्या है? गुजरात है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो क्या है? गुहार माता। गुहार माता। ठीक, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार माता है। ठीक, और भारत से उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक, और यहीं पे बात की जाए भारत की सबसे पश्चिम से लेके पूरब तक की दूरी, तो ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ठीक है, इसी को कई बार केप कुमेरिन भी कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज, अब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, क्या? पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहा जाता है? वालांगू किबिथु। ठीक है, और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो कौन से? पश्चिमी बिंदु की, पश्चिमी बिंदु की, तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गुहार माता, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, और भारत से उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण की दूरी कितनी है? तो कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगर यही कहा जाए कि पश्चिम से पूरब की दूरी, तो पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर और अगर बात करें भारत के देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार की, तो एक रेखा जाती है भारत के ठीक उत्तर से, मतलब इंदिरा कॉल से होकर। ठीक है, इंदिरा कॉल से होकर जाती है। कितने डिग्री पे? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, और एक रेखा जाती है भारत के एकदम दक्षिणी बिंदु से, कितने डिग्री पे? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और यहीं पर इसे क्या कहा जाता है? भारत का उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ठीक, और यहीं से एक रेखा जाती है भारत के एकदम पश्चिमी बिंदु से छूती हुई, एक रेखा जाती है भारत के पश्चिमी बिंदु से, कितने डिग्री पे? तो ये जाती है 68 डिग्री 7 मिनट। अब कहां तक जाती है? इधर एकदम पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश से होकर जाती है। कौन सी? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। भाई बात करते हैं भारत का अक्षांशीय
विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यही बात की जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार, तो क्या देशांतरीय विस्तार एकदम हाथ से पढ़ाएंगे, धीमे धीमे एक एक बात समझा करके। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा देशांतर है ये? पूर्वी देशांतर है। कौन सा? पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, अब यहीं पर एक स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में आता है। कहां पर? BOB। BOB का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, BOB का मतलब बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये कहां पर आता है? बंगाल की खाड़ी। यहीं पर एक स्थित है ग्रेट निकोबार। क्या? ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। इसके आधे का हिस्सा उधर, मतलब इसके आधे से ऊपर का हिस्सा उत्तरी भाग क्या कहलाता है? अंडमान कहलाता है। ठीक है, और इसके नीचे वाला हिस्सा निकोबार कहलाता है। इन दोनों को मिला करके क्या पढ़ा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये पूरा अंडमान निकोबार नहीं है, ऊपर का हिस्सा अंडमान, नीचे वाले का हिस्सा निकोबार। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु का अक्षांश क्या है, तो 6 डिग्री कितना है बताइए? 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट। आइए थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ बात कर लेते हैं भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर। तो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। ठीक, इंदिरा पॉइंट है। ये जो उत्तरी बिंदु था ये इंदिरा कॉल था और ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार पर। ग्रेट निकोबार पर। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसका अक्षांश क्या है? तो इसका अक्षांश है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसका अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि इंदिरा, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो इंदिरा पॉइंट है इसे पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्सन्स पॉइंट। इसे आप नोट कर लीजिएगा, पार्सन्स पॉइंट। ठीक है, पार्सन्स पॉइंट। जब हम क्या कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूरी जानकारी लेंगे तब इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यही जानते हैं कि अक्षांश देशांतर ये दिखता कैसे है, कैसे। ठीक है, तो भारत मतलब पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है। ठीक है, कहीं यहाँ जाती है। ठीक है, और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक उत्तरी भाग कहलाता है, एक दक्षिणी भाग कहलाता है। ठीक है, ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो है
इसी के 1 डिग्री ऊपर से एक रेखा और जाएगी, 1 डिग्री ऊपर से एक रेखा और जाएगी, 1 डिग्री ऊपर से रेखा और जाएगी। ऐसे करते करते 90 रेखाएं जाती हैं। कितनी रेखाएं जाती हैं? तो 90 रेखाएं जाती हैं। आइए कैसे लिखेंगे इसे? पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है। भूमध्य रेखा जाती है। इसी को भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से यही रेखा जाती है। इसी के ठीक ऊपर से 1 डिग्री एक और रेखा जाती है, इसी के और ऊपर से 1 डिग्री और रेखा जाती है। इस तरह करते करते कितनी रेखाएं जाती है? 90 रेखाएं जाती हैं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर से 90 डिग्री, 90 रेखाएं मतलब 90 रेखाएं जाती हैं, 90 रेखाएं जाती हैं। उसी तरह नीचे से भी 90 रेखाएं जाती हैं। ठीक है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से? एक उत्तरी भाग में बांट देती है और दूसरा दक्षिणी भाग में बांट देती है। ठीक, एक उत्तरी भाग में एक दक्षिणी भाग में बांट देती है। ठीक है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। ठीक है, ये लेटी हुई रेखा होती है। कैसी होती है रेखा? ये रेखा लेटी हुई होती है, लेटी हुई है। ये रेखा लेटी हुई होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? अगर पूछा जाए कि अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 181 है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए रेखाओं की संख्या, तो रेखाओं की संख्या कितनी है? रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 179 है। कितनी है? 179 है। ठीक, ये तो समझ में आ गया। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर से 90 रेखाएं जाती हैं, इसके नीचे से 90 रेखाएं जाती हैं। इनकी कुल संख्या 181 है। अगर 90 ऊपर से जाती है, 90 नीचे से जाते, तो 181 कैसे हैं? 181 इसलिए है क्योंकि इसे ले लिया जाए तो 181 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो 8 हम जान गए हैं कि भारत भूमध्य रेखा के ऊपर मतलब उत्तर साइड में 90 रेखाएं जाती हैं और नीचे साइड में, दक्षिण साइड में 90 रेखाएं जाती हैं। भूमध्य रेखा भारत को 2 भागों में, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। ठीक है, जान गए हैं कितनी रेखाएं होती हैं, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और ये रेखाएं लेटी हुई होती हैं। आइए बात करते हैं देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा, ये रेखा खड़ी हुई होती है। ठीक है, ये भी भारत को नहीं बल्कि विश्व को, मतलब पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसे GMT रेखा भी कहा जाता है। कौन सी? GMT। इसे GMT रेखा भी कहा जाता है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। तो देशांतर रेखा की बात कर लेते हैं। देशांतर रेखा, ठीक है, ठीक, देशांतर रेखा की बात कर लेते हैं। तो यह भी भारत पूरे विश्व को 2 बराबर भागों में बांट देती है, मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक कौन से? पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। ठीक है, इसे GMT भी कहा जाता है। GMT मतलब ग्रीनविच मेन टाइम। क्या कहा जाता है इसे? ग्रीनविच मेन टाइम। इसे ग्रीनविच मेन टाइम भी कहा जाता है। यहाँ ये जो है लंदन का टाइम बताती है, लंदन का टाइम। ठीक, समझ में आया? समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम थोड़ी सी कि थोड़ा सा अक्षांशों की बात कर लें। तो ये भारत को क्या कहते हैं? भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार तो हम जान चुके हैं, फिर से जान लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट। ये कैसा है? उत्तरी अक्षांश है। ये कैसा है? उत्तरी अक्षांश है। अगर यही बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट कितने?
पूर्वी अक्षांश भी जाता है, मतलब पूर्वी देशांतर पे जाता है। ठीक है, बस।